वेलकम बैक, यू आर वाचिंग द बे स्ट्रीट व्यू एंड आई एम योर होस्ट आरिफ शेख। मेरे मेहमान हैं रवि कंग साहब, और रवि साहब TFSA पे बात कर रहे हैं। बड़े मुश्किल चीज़ें आपने बड़े आसान लफ्ज़ों में लोगों को बता दी। ये बताइए कि एक बड़ा कॉमन एक मिसकॉन्सेप्ट है। हाँ जी। वो ये है कि जी मैं एक साहब को मिला और आपको मालूम है कि थोड़ी सी फाइनेंशियल सर्विसेज मैं भी देता रहता हूँ। हाँ जी। तो मैंने अपने क्लाइंट से कहा भी TFSA, व्हाई नॉट यू इन्वेस्ट इन TFSA, तो आपको उसमें ये बेनिफिट मिल जाएगा। मैंने कुछ प्रोजेक्ट की, उसने कहा नो आई हैव ऑलरेडी ओपन TFSA। अच्छा। अब मैं आपके साथ ओपन नहीं कर सकता। कैन वी नॉट ओपन मल्टीपल TFSA अकाउंट? यू कैन डेफिनेटली, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द ओनली लिमिट इज़ जो आपकी फाइनेंशियल लिमिट है, पैसों की लिमिट है 5,000 की या 5500 की है, वो नहीं क्रॉस कर सकते। यू कैन ओपन 150 अकाउंट्स इफ़ यू वांट। अच्छा। सो इसमें अगर बैंक से खुला हुआ है तो यू कैन ओपन एज मैनी अकाउंट्स एज लॉन्ग एज यू डोंट एक्सीड द लिमिट। ठीक है, इसका मतलब है मल्टीपल अकाउंट खोले जा सकते हैं। बिल्कुल खुले जा सकते हैं। अच्छा, अब जब मल्टीपल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो फिर ये अभी मैंने ये कहा कि अगर आप ओवर कंट्रीब्यूट करते हैं TFSA में तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगेगी, जो कि CRA लेती है आपसे, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। क्या आपकी कंट्रीब्यूशन जो TFSA में आप करते हैं किसी भी एक साल के अंदर, वो CRA को रिपोर्ट होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल रिपोर्ट होती है। टेक्निकली ये इट्स अ रजिस्टर्ड अकाउंट, just like an RSP. It's registered with the government. So as soon as you do a TFSA, गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट जाती है कितना किया है। अगर if you exceed the limit, they'll charge you penalty. I think it's 1%. Is 1% per month. Per month. That's quite a bit. Yes. इसमें यह है कि अगर आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो CRA आपको चार्ज करती है 1% पर मंथ ओवर अमाउंट के ऊपर, जो ओवर कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर। तो इसलिए आपको एहतियात करनी होगी। इसका बड़ा आसान तरीका होता है कि अगर आपका एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो, और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए, मेरा ख्याल है मैं अगले हफ्ते इस प्रोग्राम पे भी करूँगा, वाई वी नीड अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, क्यों होना चाहिए। आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो ये ट्रैक कर रहा होता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि आप तो अपनी रेगुलर लाइफ में बिजी है ना। तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके लिए ट्रैक कर रहा है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहाँ पर की है, आप अपनी लिमिट तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो कोशिश होनी चाहिए यकीनन कि आपकी इस वक्त 2017 में जो आपकी TFSA की लिमिट है वो 52,000 है। लेकिन अगेन अगर आप पिछले सालों से करते चले आ रहे हैं, उसके अंदर विड्रॉ किए, डिपॉजिट किए, तो ये प्लस माइनस जो है ये इन्फॉर्मेशन CRA के आपके, अगर आपका अकाउंट है वहाँ पर भी मौजूद है, और आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो भी आपके लिए ट्रैक कर रहा होता है। यहाँ मुझे एक बात और याद आ गई। हाँ जी। अगर एक बहुत छोटा सा सवाल, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ये $50 पर पे चेक, $25 पर पे चेक, $75 पे चेक वो TFSA अकाउंट में जी ट्रांसफ़र हो जाता है। हाँ जी। कोई एडवांटेज है उसका? देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल TFSA अकाउंट में अगर कोई गेन नहीं होता, इफ़ यू डोंट हैव अ गेन, इफ़ यू आर डूइंग $50 अ मंथ, तो अगर $1 बन गया तो $1 के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। सो अगर एंड इन TFSA अकाउंट अगर कोई गेन नहीं हो रहा, सब्सटेंशियल गेन, कोई 5-7% का गेन होगा तभी फ़ायदा होगा ना। सो इफ़ देयर इज़ नो गेन, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड टू डू अ TFSA अकाउंट। तो ये तो इतना बड़ा बैंक का एक बहुत बड़ा कैंपेन है। हाँ जी। जिसमें वो लोगों से कहते हैं कि आप जब हम जैसे ही टेलर के पास जाते हैं पहले कहते हैं $50 शुरू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है जो रवि साहब ने कहा कि अगर आप TFSA के अंदर गेन नहीं ले रहे तो फिर उसके खोलने का फ़ायदा क्या है। आपने एक साल के अंदर अपने अकाउंट के अंदर $50 करके आपने $2,000 ट्रांसफ़र कर दिए, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपने उसके अंदर $8 का इंटरेस्ट या कोई भी चीज़ गेन की, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। वाई नॉट यू टेक एडवांटेज। एडवांटेज ये है कि उसको वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ उस पर सब्सटेंशियल गेन हो और फिर वो गेन टैक्स फ्री हो। दैट इज़ द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस अकाउंट। यस। और उसको ऐसे मैनेज होना चाहिए जी। इसमें और भी बात है कि इट शुड बी यूज्ड एज ए रिटायरमेंट टूल एज वेल, क्योंकि जो RSP है, अगर व्हेन यू टेक इट आउट यू गेट टैक्स, इस पे आपको कोई टैक्स नहीं होगा। जो रिटायरमेंट इनकम आपकी है उसके ऊपर देयर इज नो इफेक्ट।
क्योंकि इनकम तो है ही नहीं है, इनकम तो है नहीं, it's just investment and growth is non-taxable. Non-taxable. So basically it doesn't affect any of the social benefits at retirement. अगर आपके को मिलते हैं old age security हो गई या guaranteed income supplement, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बताएं, इसमें मैं एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको उस वक्त रिटायरमेंट के वक्त आपको बेनिफिट मिल रहे हैं और यहाँ से आप विड्रॉ कर रहे हैं तो वो उसको वो क्लॉ बैक का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा उसके अंदर, वो कमी नहीं हो रही होती, क्योंकि ये इनकम ही है नहीं ना, ये इनकम it's not income, so there's no tax liability. लेकिन एक चीज़ और भी है। अब मैं यहाँ पर सवाल वो जाऊँगा, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन RRSP एंड TFSA? तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। व्हेन यू डू RSP you get a tax deduction for the amount you invest, okay, and the tax advantage is based on जितना आपका टैक्स ब्रैकेट है। ठीक है। अगर 40% टैक्स ब्रैकेट है, आपने 10,000 कराया तो आपको 2,000 का फायदा हुआ, 4,000 का फायदा, सॉरी। तो व्हेन यू डू TFSA उसमें कोई आफ्टर टैक्स डॉलर है, सो आप टैक्स दे चुके हैं, टैक्स, और उस पे टैक्स ब्रैकेट, अब टैक्स का कोई वो नहीं है उस पे, ठीक है। तो टैक्स दे चुके हैं तो उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। लेकिन इफ़ यू accumulate substantial amount of money in a TFSA, लेट्स से कि आप मैक्सिमम लिमिट करते हैं और 20 साल में आपके हो सकता है 2-4 लाख हो जाए उसमें, हो भी सकते हैं, तो वो सारा टैक्स फ्री होगा, देयर विल बी नो इन्फ्लुएंस ऑन योर सप्लीमेंट्स। और दूसरा, TFSA और RRSP की जो लिमिट्स हैं, RRSP की लिमिट इनकम से ड्राइव होती है, हाँ जी, और TFSA की इनकम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है वो खुद सेट करती है, विच इज सेम फॉर ईच एंड एवरी कैनेडियन। यस, ओके। आप यहाँ पे बताएं कि क्या ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल है किसी के पास, देखिए ना, किसी ने ऑलरेडी TFSA अकाउंट, ये बहुत कॉमन है, हाँ जी, एक TFSA अकाउंट खोल दिया, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इंस्टीट्यूट जहाँ पे अकाउंट खोला गया, या जो एडवाइजर है उसके पास, कहीं पर भी कोई वजह है, कैन दे ट्रांसफर दैट विदाउट एनी टैक्स इम्प्लीकेशन टू अनदर इंस्टीट्यूट और अंडर अनदर एडवाइजर्स पोर्टफोलियो? इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट है तो टैक्स इम्प्लीकेशन इसकी है ही नहीं। सो वेदर यू ट्रांसफर और यू टेक इट आउट एंड टेक इट समवेयर एल्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो टैक्स, सो टैक्स इम्प्लीकेशन का तो बात ही नहीं की, तो बात ही है नहीं ना। सो आप यहाँ पर जैसा कि रवि साहब ने कहा, एक कॉन्सेप्ट ये, अगर आपने एक TFSA अकाउंट खोल दिया है किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ, व्हेन आई यूज द वर्ड इंस्टीट्यूट, इसका मतलब है कि बैंक हो सकता है, वो कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है जहाँ पर सेग्रीगेटेड फंड बेचे जाते हैं, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है, कोई स्टॉक ब्रोकरेज हो सकती है जहाँ पर आपने ये अकाउंट खोल दिया। अगर आप वहाँ पर मुतमिन नहीं है एंड यू वांटेड टू ट्रांसफर इट टू अनदर इंस्टीट्यूट, तो उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है, उसके तहत आपने उसको ट्रांसफ़र करना है। अगर आप उसको विड्रॉ करके पैसे को और दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तो वो जो आपकी लिमिट है उस साल की, वो उसको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आपने जब उसको पैसे को विड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने उस साल की लिमिट से वो पैसे निकाल लिए, अब आप दोबारा उस साल में उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसका बेहतरीन तरीका ये है, टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, उसके लिए एक मखसूस फॉर्म होता है, बिटवीन द इंस्टीट्यूशन वो फॉर्म एक्सचेंज होते हैं, आप अपने एडवाइज़र को मिलेंगे, वो आपसे पेपर साइन करवाएगा, और थ्रू वन इंस्टीट्यूट वो इन्फॉर्मेशन दूसरे इंस्टीट्यूट के पास जाएंगी और आपका पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र होकर वहाँ चला जाएगा। उसकी कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, आपका पैसा भी ट्रांसफ़र हो गया, आपके TFSA रूम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन आई विल गो बैक टू माई सेम थिंग, अगर आपका एक इंस्टीट्यूट में पड़ा हुआ पैसा किसी फ़ी स्केड्यूल के साथ लिंक है और जब आप वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि आपको कोई फ़ी पे करनी पड़ जाए, और इसके लिए आपको अपने एडवाइज़र से या उस इंस्टीट्यूट से पूछना होता है। रवि साहब कुछ और ऐड करना चाहेंगे TFSA में आप? बेसिकली एक आई जस्ट वांट टू से कि एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप सारा साल TFSA में इन्वेस्ट करें, लेट्स से $500 पर मंथ जो भी करें, अगर आपको RSP की ज़रूरत पड़ती है साल के एंड पे, एग्जैक्टली, तो यू कैन टेक दैट मनी एंड यूज़ इट इन योर RSP, एंड उससे आपका रिफंड बढ़ जाएगा। रिफंड बढ़ गया तो
दो चीज़ें उससे हो गई आपकी, दो बेनिफिट हो गए। एग्जैक्टली ये एक एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइजर की जो बात है ना वो निकल आई। आप पूरे साल TFSA में जमा कर रहे हैं, उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो टैक्स फ्री हो रही है, उसको एंजॉय करें। एट द एंड ऑफ द ईयर आपने TFSA से पैसा निकाला, कोई टैक्स नहीं दिया, उसको RRSP में डाला, टैक्स बेनिफिट लिया, पूरा रिफंड बढ़ा, और जब रिफंड आया उसको दोबारा आपने अगले साल TFSA में टैक्स फ्री पे डाल दिया। परफेक्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी। लेकिन अगेन इसका फायदा उठाने के लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए होता है। टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट पे हमने कोशिश की कि बड़े आसान लफ्जों में आपको ये मालूमात दे दें। इट्स एक्सीलेंट वे ऑफ सेविंग योर मनी, नंबर 1, एंड नंबर 2 ऐसी सेविंग करनी है जिसके ऊपर कोई ग्रोथ भी हो, और जो ग्रोथ के ऊपर जो टैक्स जो है वो आपको ना लग रहा हो। इस सिलसिले में अगर आप और मालूमात चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रवि साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन टू द शो। बहुत आसान लफ्ज़ों में आपने आज लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्तों में इसी तरह के जो और टॉपिक्स हैं उन पर भी हम अपने जो व्यूवर्स तक हैं वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। कोशिश तो यही है। कोशिश तो ये रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। आज हमने अपने प्रोग्राम में टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट के हवाले से कुछ जो मिसकॉन्सेप्ट थे उन्हें क्लियर किया। हमने आपको ये भी बताया कि अकाउंट ओपन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई लिमिट जो है वो आपकी सैलरी या इनकम से ड्राइव होगी। हर वो कैनेडियन जो कि 2009 में 18 ईयर की एज पर आ गया था, वहाँ से आप इसको शुरू कर सकते हैं। आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो बेटर इन्फॉर्मेशन देगा। आपको सिर्फ बैंक में ही अकाउंट नहीं खोलना होता, बल्कि यू कैन गो टू अ बैंक, टू इंश्योरेंस कंपनी, टू अ म्यूचुअल फंड कंपनी, टू अ स्टॉक ब्रोकर। यहाँ पे लेके जा सकते हैं। फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अदर इंस्टीट्यूट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं। और देन देयर आर इम्प्लीकेशंस कि अगर आपने कब विड्रॉ करना है, कब डिपॉजिट करना है, तो उस लिहाज से आपका रूम जो है वो चेंज हो रहा होता है। ओवर कंट्रीब्यूशन करने पर आपको पेनल्टी भी लगती है, जो कि 1% ऑन दी ओवर कंट्रीब्यूशन पर मंथ होती है, और CRA ये आपको चार्ज कर रही होती है। जैसा कि हमने कहा कि इसमें कोई टैक्स नहीं है इसकी ग्रोथ पर, लेकिन एक बात फिर अगेन याद रखनी है कि जहां आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर अगर कोई फ़ी इसके ऊपर है तो विड्रॉवल करने पर आपको वो फ़ी लग सकती है। आइंदा हफ्ते कुछ नई टॉपिक्स के साथ आपके पास हाजिर होंगे। हमारा ये प्रोग्राम आप टोरंटो 360 पर देखते हैं, जो कि तमाम IP टेलीविज़न बॉक्सेस पर मौजूद है। उसके अलावा जादू टेलीविज़न और बोल्ड टेलीविज़न बॉक्सेस के ऊपर भी टोरंटो 360 को आप दे सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब पर भी हमारे तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं। अपने दोस्त अहबाब को हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, हमारे टेलीविज़न चैनल के बारे में बताइए। कोई आप फीडबैक देना चाहते हो तो toronto360.tv पे जाकर आप यकीनन वहाँ पर हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम द बे स्ट्रीट व्यू विद आरिफ शेख आप एवरी वेडनेसडे शाम 7 बजे देखते हैं। प्रोग्राम रिपीट होता है थर्सडे को 1 o'clock इन द आफ्टरनून, और संडे को शाम 6 बजे ही प्रोग्राम दोबारा आपके लिए आता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट आरिफ शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।